ये कहानी है एक आम इंसान से फ्रांस का सम्राट बनने वाले नेपोलियन बोनापार्ट की। और कहानी आगे बढ़ाने से पहले उनकी लव लाइफ के बारे में बात ना हो तो ये कहानी अधूरी रहेगी। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में दो महिलाओं की खास भूमिका रही थी। पहली महिला थी उनकी माँ, जो बहुत पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट थी, और नेपोलियन बोनापार्ट को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की थी। साथ ही साथ उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को खुद पर, अपनी क्षमता पर भरोसा करना सिखाया था। वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाई थी ताकि नेपोलियन जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। दूसरी महिला थी जोसेफिन, जो पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। पॉल, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। पॉल ने जोसेफिन की मुलाकात नेपोलियन से करवाई। जोसेफिन इतनी खूबसूरत थी कि नेपोलियन उसको देखते ही उस पर फिदा हो गए। दोनों में बात आगे बढ़ी। जोसेफिन एक विधवा महिला थी और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच मिलिट्री के उभरते हुए सितारे। जोसेफिन को जरूरत थी एक सहारे की, और नेपोलियन तो उसके ऊपर जान देते थे। बस फिर क्या था, 9 मार्च 1796 को दोनों ने शादी कर ली। हालांकि जोसेफिन के कई अफेयर्स थे लाइफ में, और इस बात पर नेपोलियन को उसके ऊपर कई बार शक भी हुआ। लेकिन जोसेफिन बहुत बुद्धिमान थी। उसने हर बार सिचुएशन को बखूबी संभाल लिया और अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया नेपोलियन के साथ। शादी के 2 दिन बाद नेपोलियन इटली रवाना हो गए। उन्हें इटली में सेना का कमांडर बनाया गया था। जब उन्होंने मुआयना किया तो सेना को बेहद कमजोर हालत में पाया। इसके बावजूद उन्होंने कई जंगों में जीत हासिल की। अब उनको राज करना आ गया था। वो समझने लगे थे कि कैसे लोगों से काम कराया जाए, कैसे संविधान बनाया जाए। नेपोलियन अपने सैनिकों में से अधिकतर को नाम से जानते थे और सभी से एक अच्छे दोस्त के जैसा व्यवहार करते थे। इसीलिए उनकी सेना उनको हृदय से अपना कमांडर मानती थी, और इसी वजह से नेपोलियन ने कई ऐसी जंगें जीती जो लगभग नामुमकिन थी। 1 साल के भीतर ही नेपोलियन की शोहरत नई ऊंचाई छूने लगी। इटली में नेपोलियन के अच्छे दिन भी बीते और सभी पड़ोसी देशों को नेपोलियन ने घुटनों पर ला दिया। ऑस्ट्रिया जैसे देशों को कई बार हराया और शांति समझौता करवा लिया, जिससे ऑस्ट्रिया उनके कदमों के नीचे आ गया। इटली के अधिकतर भागों पर फ्रांस का कब्जा हो चुका था। कहते हैं कि नेपोलियन ने इटली को बहुत लूटा। उस वक्त लगभग 4 अरब रुपए, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, यहाँ तक कि लोहा भी वो अपने साथ उठा के ले गए। नेपोलियन एक बेहतरीन वॉर जनरल थे। उनकी वॉर की प्लानिंग बेहद गहरी और सटीक हुआ करती थी। वे छल हो या बल, दोनों का उपयोग बखूबी जानते थे। इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन अपनी सेना में वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी हमेशा साथ रखते थे। वे कभी भी सामने से हमले नहीं करवाते थे। पहले गुप्त रूप से दुश्मन के बीच में जाकर हमला, फिर दोनों तरफ से खुलकर हमला करना, ये उनकी सबसे ज्यादा कामयाब नीति साबित हुई। रूस जैसे देशों को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था, लेकिन ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश था जिसने कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि नेपोलियन किसी भी जंग में हारे नहीं। बहुत बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण डायरेक्टरी, जो उस वक्त कानून संभालती थी, ने उन पर विश्वास करना कम कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी प्लानिंग डायरेक्टरी के सामने रखी, जिसमें इजिप्ट पर अंकुश प्राप्त करके ब्रिटेन के व्यापार मार्ग को रोकना तथा भारत के सेनानी टीपू सुल्तान से मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना भी शामिल था। भारत जैसा बड़ा देश ब्रिटेन के लिए व्यापार का हब था, जिस पर हमले का मतलब ब्रिटेन का एक पैर काट देना था। इसी भावना के साथ नेपोलियन ने इजिप्ट पर चढ़ाई कर दी। 1 जुलाई 1798 को नेपोलियन ने इजिप्ट पर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत खराब थी नेपोलियन की। होरासियो नेल्सन नाम के ब्रिटिश कमांडर ने नेपोलियन के 35,000 सैनिकों को घेर लिया। बहुतों को मार दिया और बहुतों को कैद कर लिया गया। इस बार ब्रिटेन और रूस फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस को ब्रिटेन के साथ शांति समझौता साइन करना पड़ा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सेना। उसी सेना का उपयोग करके नेपोलियन ने उस वक्त की सरकार डायरेक्टरी को भंग कर तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब नेपोलियन यूरोप के सबसे ताकतवर देश के अगुवा बन चुके थे। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद यूरोप में नेपोलियन का ही डंका बज रहा था। कामयाबी जैसे उनके साथ हो चली थी। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति अपनी आंखों से देखी थी। जनता दिए जाने वाले दुखों के कारण कितनी उग्र हो सकती थी, ये उन्होंने देखा था। राजा और सैनिकों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। नेपोलियन फ्रांस के लिए बड़े ख्वाब देखते थे, और जिसे पूरा करने का सही वक्त उन्हें यही लगा। नेपोलियन ने सुधार की ऐसी हवा चलाई जो आज तक मिसाल बनी हुई है। 1802 तक नेपोलियन ने यूरोप में शांति बहाल कर ली थी। ऑस्ट्रिया को इटली के मोर्चे पर शिकस्त दी जा चुकी थी। वहीं जर्मनी और ब्रिटेन ने फ्रांस की ताकत देखकर समझौता करने में ही भलाई समझी। नेपोलियन ने लोगों को निजी आजादी का अधिकार दिया, लोगों को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार दिया,
नेपोलियन ने ही कानून के सामने सबको बराबरी के अधिकार के सिद्धांत की बुनियाद रखी, फ्रांस पर चढ़े हुए कर्ज को समाप्त किया और नेशनल बैंक की स्थापना की तथा तमाम जरूरी चीजें सस्ती कर दी, चाहे वह बिजली हो या व्यापार, सभी में सुधार किया जिससे वहाँ की प्रजा सुख और चैन से रह सके। इस दौरान उन्होंने फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की और इन कामयाबियों के चलते नेपोलियन को जिंदगी भर के लिए काउंसिल यानी सत्ता के सबसे बड़े अधिकारी की पदवी दी गई। लेकिन यूरोप में लंबे समय तक अमन कायम नहीं रह सका। जहां पर लोकशाही होती है वहां पर तमाम लोग सत्ता को हथियाने की कोशिश में लग जाते हैं। फ्रांस में भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। फ्रांस की अंदरूनी खींचतान की वजह से दूसरे देश हमले की फिराक में रहने लगे। हालात ऐसे बने कि नेपोलियन को फ्रांस के बादशाह का पद संभालना पड़ा। जोसेफिन, जिसे नेपोलियन बेहद प्रेम करते थे, उससे नेपोलियन को एक भी संतान नहीं। कारण ये था कि जोसेफिन एक बार गिर गई थी, जिससे उन्होंने अपनी मातृत्व की क्षमता को खो दिया था और जिस वजह से नेपोलियन ने 1810 में जोसेफिन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें एक संतान हुई जिसे बोनापार्ट द्वितीय के नाम से जाना गया। कहते हैं ना कि सत्ता इंसान की बुद्धि को काबू में कर लेती है। कुछ इसी कारण से नेपोलियन अब अति उत्साही होने लगे थे। उन्होंने ब्रिटेन का समूल नाश करने के लिए रशिया को काबू में करने का प्लान बनाया और अपने 6 लाख सैनिकों को रूस भेज दिया। रूस को इस बात का अंदाजा था कि फ्रांस से सीधे लड़ाई में वे जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई और अपने पूरे शहर को पहले से ही खाली करवा दिया। अति उत्साह के कारण नेपोलियन को मौसम का अंदाजा नहीं लगा, जो उनकी सेना के लिए काल साबित हुआ। रूस में वो समय जानलेवा मौसम के नाम से जाना जाता था, जहां तापमान 0 से भी नीचे रहता था। ऐसे मौसम में नेपोलियन की सेना का बड़ा भाग ठंड के कारण मर गया और नेपोलियन के विरुद्ध सैनिकों में भी बगावत की आग जलने लगी। यहाँ तक कि नेपोलियन ने मास्को पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन कड़कती ठंड ने नेपोलियन और उसकी सेना को पीछे हटने पे मजबूर ही कर दिया। उनकी क्षति का अंदाजा उनकी सैनिकों की संख्या से आप लगा सकते हो, जो जाते वक्त 6 लाख थे, लेकिन आते वक्त सिर्फ 10,000 ही जिंदा बचे थे। रूस में नाकामी और स्पेन में हार के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया एक बार फिर से नेपोलियन को हराने की फिराक में थे। उनकी बादशाहत बिखर रही थी। 1814 के मार्च महीने में दुश्मनों ने राजधानी पेरिस को घेर लिया। मजबूरन नेपोलियन को गद्दी छोड़ना पड़ा और उन्हें एल्बा नाम के एक जजीरे पर कैद करके रखा गया। फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वें को बैठाया गया। कैद में होते हुए भी नेपोलियन की निगाह फ्रांस के हालात पर थी। 1815 में वो कैद से भाग निकले और पेरिस पहुंच गए। पेरिस पहुंचने के बाद नेपोलियन ने संविधान में तेजी से बदलाव किए। जो लोग नेपोलियन के विरोध में थे वो अब उनके साथ हो गए, क्योंकि किंग लुई सत्ता संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो रहे थे। आखिरकार वो दिन आया जब सिकंदर को फकीर बनना ही पड़ता है। 1815 में मार्च महीने तक यूरोप के कई देश जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस तथा कई अन्य देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जून में नेपोलियन ने बेल्जियम के वाटरलू में ब्रिटेन तथा उनके साथी देशों पर हमला कर दिया, लेकिन 18 जून को वाटरलू की लड़ाई में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उन्हें शिकस्त दे दी और इसी के साथ साथ नेपोलियन के साम्राज्य का अंत हो गया और एक बार फिर उनको कैद कर लिया गया। हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में कैद करके रखा गया। सेंट हेलेना चारों तरफ गहरे समंदर से घिरा हुआ एक ऐसा द्वीप था जहां से भागना नामुमकिन था। माना जाता है कि उस द्वीप पर नेपोलियन के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। वे आग्रह करते कि वो राजा रह चुके हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन उनका यह आग्रह कोई नहीं मानता था। इस बीच वे बीमार रहने लगे और 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर की वजह से हुई, तो वहीं दूसरी तरफ 2001 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने नेपोलियन के बाल का परीक्षण किया और पाया कि उसमें आर्सेनिक नामक जहर था। उन्होंने यह कहा कि ब्रिटेन में नेपोलियन की हत्या जहर देकर हुई, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपोलियन को नियमित रूप से पोटेशियम टार्ट्रेट नामक जहरीला नमक दिया जाता था, जिससे वह उल्टी कर सके और उनको एनिमा लगाया जा सके। इससे नेपोलियन के शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। खैर, मृत्यु को तो बस एक बहाना चाहिए, यह आभास करने के लिए कि मानव कभी भी प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अपने 15 साल के कार्यकाल में नेपोलियन ने 0 से शिखर तक की अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति कैसे अपने हौसलों से दुनिया जीत सका, इसका एक उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट है।